नमस्कार। गैसियस स्टेट के थर्ड पार्ट में आप सभी का मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने गैसियस स्टेट के पहले के पार्ट्स में हमने देखा था कि किस तरह से कोई भी आदर्श गैस नियमों का पालन करती है, और वो जो नियम हैं वो भी कुछ अवधारणाओं का पालन करते हैं जिन्हें हमने अणुगति समीकरण के आधार पर हमने निकाला था। और पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेशन की थी गैसों के अनुगति सिद्धांत के समीकरण के। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और आज का हम टॉपिक लेते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, अर्थात आदर्श गैस आचरण से विचलन, कि किस प्रकार से कोई भी गैस जो है, कोई भी आइडियल गैस जो है वो किस तरह से विचलन दर्शाती है और किन कारणों से दर्शाती है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आदर्श गैस का जो समीकरण है वो है PV = nRT। ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि n का मान 1 है, अर्थात गैस हमारे पास में 1 मोल है, तो हम कहते हैं PV = RT। और PV/RT हम जब लेते हैं, अगर हम PV/RT कर देते हैं तो इसका मान 1 आता है। यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि Z = PV/RT, और यहाँ पर जो Z का जो मान है वो क्या है, ये जिस भी गैस का आप अध्ययन कर रहे हो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड्यता गुणांक। यहाँ पर हम लोगों ने Z वर्सेस P के ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किए हैं, जिन्हें हम एमेगेट कर्व का नाम देते हैं, एमेगेट वक्र का नाम देते हैं, कि यहाँ पे y एक्सिस पर PV/nRT या Z है और x एक्सिस पे प्रेशर है। जब हमने अलग अलग गैसों का अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि ये जो कर्व है, अगर आदर्श गैस है तो Z का मान पूरे समय प्रेशर से कोई इसका अफेक्ट नहीं होगा और जो Z का मान लगातार 1 आएगा, अर्थात आइडियल गैस के लिए Z का मान 1 होना चाहिए। और हमारा जो वक्र है, वो जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है दोनों ही ग्राफ्स में, ये आपके आइडियल गैस बिहेवियर को दर्शाती है दोनों ही ग्राफ्स में। यहाँ पर जब Z का मान 1 से कम होता है, अर्थात कर्व जब नीचे की तरफ जाता है, 1 से नीचे की तरफ जाता है, तो हम ये मानते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस इज़ मोर देन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द आइडियल गैस। अर्थात कि जिस भी गैस का आप अध्ययन कर रहे हैं, अगर उसका मान Z से कम है और वो इस कर्व डॉटेड लाइन से नीचे अगर वो कर्व जा रहा है, इसका मतलब आदर्श गैस के मुकाबले उसकी संपीड्यता अधिक है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि इसका द्रवीकरण करना ज़्यादा आसान है। Thus these gas can be liquefied easily। और जब ये कर्व, when this curve moves above Z = 1, अर्थात आदर्श गैस की डॉटेड लाइन के ऊपर अगर ये कर्व मूव करता है, इट शोज देयर डिक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी, अर्थात संपीड्यता में कमी आती है और इनका द्रवीकरण करना संभव नहीं होता। अर्थात ये जो वक्र हैं, इनका आदर्श गैस के वक्र से नीचे जाना ये दर्शाता है कि संपीड्यता आदर्श गैस से अधिक है और इनको द्रवित किया जाना आसान है। परंतु हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसेज हैं, जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है, ये आदर्श गैस से अधिक संपीड्यता नहीं दर्शाती हैं, अतः शून्य से बहुत नीचे जाने वाले तापों पर खींचे गए वक्र को छोड़कर इनके वक्र आदर्श गैस के ऊपर ही रहते हैं। और वक्र जब आदर्श गैस के वक्र के ऊपर जाते हैं तो यह उनकी घटती हुई संपीड्यता को दर्शाता है, और दाब बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकी संपीड्यता में भी कमी आती जाती है। तो पर हम ये भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त समस्त गैसों का वक्र दाब बढ़ने के साथ पहले तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, चाहे वो थोड़ा सा ही आए, पर एक बार नीचे की तरफ आता है। इसमें कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है और इसमें और ज़्यादा है।
और फिर उसके बाद तेज़ी से जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे ये वक्र भी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रारंभ में तो दाब बढ़ने से गैसों की संपीड़ितता आदर्श गैस से अधिक होती है, परंतु उच्च दाब पर इनकी संपीड़ितता में तेज़ी से कमी आती है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में लगातार कमी आती जाती है। अब हम अगर एक ही गैस को Z वर्सेस P अर्थात संपीड़ितता गुणांक और प्रेशर का जो एमेगेट कर्व है, अगर हम पहले हमने क्या किया था, हमने अलग अलग गैसों का अध्ययन किया था, कंपैरेटिव स्टडी किया था। अब हम एक ही गैस को अलग अलग तापमान पर अगर हम स्टडी करते हैं, हमने यहाँ पे कौन सी गैस ली हुई है, यहाँ पर हमने ली हुई है इथाइलिन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसी गैस को अलग अलग ताप पर हमने इसका अध्ययन किया है। अब यदि एक ही गैस के संपीड़ितता व्यंजक के दाब को अलग अलग तापों पर वक्र खींचे तो ये जो वक्र यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार का चित्र प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि गैस का ताप जैसे जैसे बढ़ता है, पहले हमने कहा इसको 200 केल्विन पर पहले ये कर्व आपका नीचे गया, पहले कर्व नीचे की तरफ मूव किया, फिर ऊपर गया, फिर हमने कहा हम इसको 500 केल्विन पर लेते हैं तो ये कर्व थोड़ा सा ही डिप हुआ, फिर हमने कहा 624 पर लेते हैं तो ये मान लीजिए नेग्लिजिबल डिप हुआ, फिर हमने इसको 1000 केल्विन पर लिया तो ये सीधा आदर्श गैस के ऊपर की तरफ पर ही कर्व मूव किया। तो गैस का ताप जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही वक्र का ढाल या जो स्लोप है वो कम होता जाता है और ये जो वक्र है वो आदर्श गैस के समीप आता जाता है। और इस गैस एथिलीन जिसका हम स्टडी कर रहे हैं इसके लिए 624 केल्विन पर और लगभग 200 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे आप देखें कि 200 एटमॉस्फेयर ये है हमारा 624 केल्विन और लगभग 200 एटमॉस्फेयर तक ये जो गैस है वो आदर्श गैस के व्यवहार के बराबर ही इसका कर्व चल रहा है, अर्थात इस क्षेत्र में इसकी संपीड़ितता व्यंजक का मान लगभग एक ही है, दैट इज Z इक्वल्स टू 1। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो ताप है 624 केल्विन, इस पर बॉयल के नियम का पालन हो रहा है, इसलिए इस तापमान को 624 केल्विन को एथिलीन गैस के लिए बॉयल का टेम्परेचर कहा जाता है। और हम इसे परिभाषित कर सकते हैं इन शब्दों में कि वह ताप जिस पर शून्य से दाब के पर्याप्त क्षेत्र में, मतलब एक रीजनेबल रेंज हो प्रेशर की, यहाँ पे हमने कहा 0 to 200 एटमॉस्फेयर की रेंज में, वह ताप जिस पर शून्य से दाब के पर्याप्त क्षेत्र में कोई गैस बॉयल के नियम का पालन कर रही हो तो वह गैस का बॉयल ताप कहलाता है। अतः एथिलीन का बॉयल ताप 624 केल्विन है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पर्याप्त ताप और कम दाब पर तो गैसों का व्यवहार आदर्श गैस के आसपास रहता है, किंतु कम ताप व अधिक दाब पर आदर्श गैस के व्यवहार से बहुत अधिक विचलन हो जाता है। और विशेष तौर पर बहुत हाई प्रेशर होता है तो बहुत ज़्यादा डेविएशन हम देखते हैं और उच्च दाब पर यह विचलन बहुत ही क्लियर रूप से बहुत स्पष्ट हो जाता है। अब हम आते हैं कि ये जो विचलन हमने ग्राफिकली हमने देखा कि किस तरह से जो विचलन है हमें ग्राफ में दिखाई दे रहे हैं, पर ये जो विचलन है इनके कारण क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि आदर्श गैस क्या है, आदर्श गैस और उनके आदर्श आचरण से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गैस के नियमों की, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गिल-लेज़ैक्स लॉ हो, ये सारे जितने भी नियम हैं वो आदर्श गैस का पालन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा कि ये जो नियम हैं वो भी हमने गैसों का जो अणुगति सिद्धांत पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी, वो उस पर भी आधारित है। और कोई भी आदर्श गैस है उसका गैसों का अणुगति समीकरण, गैसों का अणुगति सिद्धांत जो है उसकी भी पालना होनी आवश्यक है। तो यदि रियलिटी में अगर हम वास्तविकता में अगर हम देखें तो अगर गैसों का आचरण आदर्श गैस के समान नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं
जो मूल धारणाएं जिनको हमने पढ़ा है, काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमने पढ़ी हैं, जो पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, जो अवधारणाएं पढ़ी हैं, उन अवधारणाओं में ही कोई ना कोई त्रुटि रह गई होगी। अब हम कहते हैं कि त्रुटि कहाँ रही है, तो इसके लिए 2 मूल अवधारणाएं हमने यहाँ पर निकाली, इसको स्टडी किया और हमने कहा 2 मूल अवधारणाएं हैं जिनकी पालना होनी थोड़ी मुश्किल है। तो अगर कोई विचलन अगर आदर्श गैस में अगर आएगा, उसके आदर्श आचरण में आएगा, आइडल बिहेवियर में अगर आएगा वो, तो इन 2 कारणों से ही आएगा। तो पहला जो हमारे पास में आता है कि हमने कहा है कि एक अवधारणा ये थी कि गैस के अणु इतने छोटे होते हैं कि उनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो आप इस बात को समझें, बात हो रही है 2 अलग अलग वॉल्यूम्स की। एक है वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ये गैस के कणों का आयतन, और दूसरी बात हो रही है स्वयं गैस के आयतन की, जो कि जिस भी कंटेनर में आप वो गैस भरोगे उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही आपके गैस का वॉल्यूम माना जाएगा। तो 2 वॉल्यूम कौन कौन से हुए? पहला है गैस के कणों का आयतन और दूसरा है गैस का आयतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैस के आयतन का मुख्य भाग वह रिक्त स्थान होता है जिसमें वे अणु स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते हैं। ताप व दाब की सामान्य परिस्थितियों में यह अवधारणा ठीक भी लगती है। जब हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो तो यह अवधारणा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वो क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था में गैस के जो कण हैं, गैस के जो अणु हैं, उनका खुद का आयतन गैस के कुल आयतन का लगभग 0.014% होता है, और ये प्रतिशत इतनी कम है कि हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नगण्य मान सकते हैं। इसलिए ताप व दाब की सामान्य परिस्थितियों में गैस आदर्श आचरण करती है। पर हमने ऐसे पुराने हमारे अभी जो ग्राफ्स हमने देखे उनमें भी हमने ये देखा कि विचलन उच्च दाब पर होता है, हाई प्रेशर पर होता है। तो हम चलिए इस पर प्रेशर एप्लीकेबल करके देखते हैं। हमने कहा कि उच्च दाब पर गैसें संपीड़ित होती हैं, कंप्रेस करते हैं हम गैस को। तो अगर हम गैसें संपीड़ित करते हैं और गैसों का अणुओं के मध्य का रिक्त स्थान कम हो जाएगा। जब हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे ज़्यादा और इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो कम हो जाएगा। जब अणुओं के मध्य का रिक्त स्थान कम हो जाएगा तो गैस के अणुओं का अपेक्षित आयतन बढ़ जाएगा, अर्थात गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन अब उतना कम नहीं होगा जितना कि पहले सामान्य परिस्थितियों में था। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम समान परिस्थितियों में गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का माना 0.14% है, तो अगर हम प्रेशर को 100 टाइम्स कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, 1.4 टाइम्स, कि गैसों के कणों का आयतन गैस के आयतन के मुकाबले 1.4% हो जाएगा। अब हम दाब को 1000 गुना कर देते हैं, तो यह जो सामान्य परिस्थितियों में जो दाब था उसका अगर हम 1000 गुना कर देंगे तो गैस के कणों का आयतन जो पहले जो 0.014% जगह घेर रहे थे इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो वो अब 14% घेरेंगे। तो उस प्रकार गैस का दाब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कुल आयतन की तुलना में उनके अणुओं का अपेक्षित आयतन भी बढ़ता जाएगा, और इतने ज़्यादा बढ़े हुए आयतन को हम उपेक्षित नहीं कर सकते, हम उसको नगण्य नहीं मान सकते। तो एक यही सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, यही कारण है कि उच्च दाब पर गैस आदर्श गैस से अधिक विचलन दर्शाती हैं। अब हम, ये तो हुई पहली अवधारणा जिसको हमने कहा कि इसमें एक त्रुटि थी जो उच्च दाब पर उसकी अवधारणा की पालना होनी मुश्किल थी। अब हम दूसरी अवधारणा पर आते हैं। दूसरी अवधारणा यह है कि गैस के अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता। ये हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में काम नहीं करते। ये हम पढ़ चुके हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक अवधारणा, बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो यह बात सामान्य ताप और दाब तो ठीक लगती है, पर वही चीज़ हम जब फिर से करते हैं, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में अणुओं के मध्य इतना रिक्त स्थान होता है कि वे एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, फलतः उनके मध्य कोई
आकर्षण बल कार्यरत नहीं हो पाता, परंतु निम्न ताप और उच्च दाब पर क्या हो रहा है, दोनों केसेस में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों ही केस में जब गैस के अणुओं के मध्य का रिक्त स्थान कम हो जाता है और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में अणुओं के बीच मध्य आकर्षण बल अवश्य होना चाहिए। तो ये है या नहीं है, ये हम बिना प्रमाण के बात नहीं कर सकते हैं। तो इसके पक्ष में हम 2 प्रमाण लेते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ जाते हैं, चाहे वो लो प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो लो टेम्परेचर की वजह से हो या वो हाई प्रेशर की वजह से हो, दोनों ही केस में हम कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करेंगे। और इस बात को हम हमारी प्रमाणित करने के लिए हम प्रूफ देते हैं, कौन सा, पहला, कि गैसों का द्रवीकरण। हम कहते हैं अगर गैसों के अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं है तो उनका द्रवीकरण करना संभव नहीं होता, परंतु अधिकांश गैसें निम्न ताप और उच्च दाब पर द्रवित हो जाती हैं। तो अगर गैसों का लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, अगर आप लो टेम्परेचर पर करते हो और हाई प्रेशर पर करते हो, दोनों ही केस में अगर आप गैसों को द्रवित कर सकते हो, इसका मतलब गैसों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित है। ये था हमारा पहला प्रमाण। अब हमारा दूसरा प्रमाण जो हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी गैस को वैक्यूम में प्रसारित होने दिया जाता है, निर्वात में प्रसारित होने दिया जाता है, एक्सपैंड होने दिया जाता है, तो गैस में शीतलन पाया जाता है। जैसे हमने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि कैसे एक छोटे से छिद्र के ज़रिए एक गैस को वैक्यूम के में एक्सपैंड करवाया जाता है, तो जब वो एक्सपेंशन होगा गैस का थ्रू अ स्मॉल होल, तो देयर विल बी ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो ड्रॉप इन टेम्परेचर क्या है, शीतलन प्रभाव है, कूलिंग इफेक्ट है, अर्थात गैस का तापमान कम हो जाता है। इसे हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। अब इसे समझाने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है और जब इन्हें प्रसारित होने दिया जाता है तो एक दूसरे से दूर होकर अलग अलग दूर होते हैं ये। तो मतलब पहले ये कम वॉल्यूम में थे, अब ज़्यादा वॉल्यूम, अर्थात इन्हें एक दूसरे के इन्हें ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और इसके लिए इन्हें दूर जाने के लिए इन्हें मध्य के आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और इस कार्य के लिए इन अणुओं को ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है जो इनकी गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है और इस प्रकार अणुओं की ऊर्जा में कमी आ जाती है, अतः इनका ताप घट जाता है और गैसों का शीतलन हो जाता है। अतः उच्च दाब और निम्न ताप पर गैसों के मध्य आकर्षण बल होता है। तो ये था हमारा दूसरा प्रूफ, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि गैसों के मध्य आकर्षण बल विद्यमान होता है। इसलिए जो हमारी आइडियल गैस की जो पोस्टुलेट है ये कहती है कि देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, हम कहते हैं वो गलत पाई गई है। वास्तविकता के अंदर गैसों के मध्य इस प्रकार का किसी न किसी प्रकार का आकर्षण बल विद्यमान होता है। तो इन कारणों से हम ये कह सकते हैं कि गैसों के वास्तविक आचरण उनके आदर्श आचरण से विचलित हो जाता है। कौन कौन से 2 नियम हमने कहा कि पहला तो कि हमने कहा कि जो गैस के जो कणों का जो आयतन है वो गैस के आयतन के तुलनात्मक रूप में नगण्य नहीं माना जाता उच्च दाब पर। जब उनके गैस के मॉलिक्यूल बहुत करीब आ जाते हैं तब विचलन होता है। और दूसरा, जब हम ये मानते हैं कि गैसों के मध्य आकर्षण बल होता है, तो ये जो 2 कारण हैं, इनसे गैसों का वास्तविक आचरण उनके आदर्श आचरण से विचलित हो जाता है। और इन कारणों को दूर करके 1873 में वॉन डर वाल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने आदर्श गैस समीकरण PV=nRT में कुछ सुधार किए और एक नया समीकरण डिराइव किया जिसे वास्तविक गैसों पर लागू किया जा सकता था। वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज
आप सबके लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।